रिसेंटली पीएम मोदी ने पार्लियामेंट में ये कहा, अगर जिन राज्यों में कोयला है वो कह दें कोयला नहीं मिलेगा, ये हमारी संपत्ति है, जाओ तुम अंधेरे में गुजारा करो, देश कैसे चलेगा। अब इस स्टेटमेंट में पीएम मोदी इनडायरेक्टली जिस स्टेट की बात कर रहे हैं वो है छत्तीसगढ़, और जिस कोल फील्ड की बात हुई है वो है हासदेव अरांत कोल फील्ड, जिस पर माइनिंग की जा रही है ताकि कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सके। और करीब 14 साल से इस माइनिंग के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चलते जा रहे हैं। एंड ये सिर्फ एक पब्लिक प्रोटेस्ट नहीं है, बट इस पर लीगल प्रोसीडिंग्स भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। एंड इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, एंड अगर ये माइनिंग होती रही तो हमारे एनवायरमेंट पर क्या असर पड़ेगा, और इस पूरे मामले में गौतम अडानी का क्या रोल है। हम बात करेंगे हासदेव अरांत फॉरेस्ट की। छत्तीसगढ़ की 3 डिस्ट्रिक्ट्स कोरबा, सूरजपुर और सरगुजा में 1,70,000 हेक्टेयर्स या 1700 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ ये है हासदेव अरांत फॉरेस्ट। यहाँ पर सालों से 20,000 से ज्यादा ट्राइबल लोग रहते हैं, और साथ ही साथ वाइल्ड एलिफेंट्स और बहुत सारी बर्ड स्पीशीज भी रहती हैं, और उन सब की लाइफ इस फॉरेस्ट के रिसोर्सेज पर ही चलती है। महानदी रिवर की एक ट्रिब्यूटरी हासदेव रिवर भी इसी जंगल से गुजरती है, और इस जंगल में साल और टीक की लकड़ी की भरमार है। अब 2009 में एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने हासदेव अरांत को एक नो गो जोन डिक्लेयर किया था, और इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन ने इस जंगल को सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा अनफ्रैगमेंटेड फॉरेस्ट भी बताया है, यानी सबसे बड़ा जंगल जिसके साथ डेवलपमेंट के नाम पर छेड़छाड़ नहीं हुई है। लेकिन इस जंगल के नीचे 1880 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है हासदेव अरांत कोल फील्ड, जिसमें प्रूवन 136 करोड़ टन कोल है, और एस्टिमेट किया जा रहा है कि 500 करोड़ टन कोल हो सकता है। इस कोल फील्ड को टोटल 23 कोल ब्लॉक्स में बांटा गया है। लेकिन इससे पहले कि हम हासदेव के बारे में जाने, हमारे लिए जरूरी है ये समझना कि कोल हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। इंडिया का टोटल कोल कंजम्पशन 2022 में 100 करोड़ टन था, एंड इंडिया अपनी 70% इलेक्ट्रिसिटी डिमांड कोल कंजम्पशन से ही पूरी करता है, जिसका मतलब है कि कोल हमारी कंट्री की इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यही कोल हमारे एनवायरमेंट में कार्बन एमिशन का मेजर रीजन है, एंड इसी वजह से हमारी कंट्री में भी पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। दिल्ली और उसके पास के एरियाज की एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखकर आप समझ रहे होंगे कि पोल्यूशन की क्या हालत है। और पिछले 10 सालों में इंडिया का एवरेज टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ा है। सुनने में 1 डिग्री बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन अगर हर डेकेड में टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ता रहा तो अगले 100 सालों में सभी ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, रिवर्स में फ्लड आ जाएगी, सी लेवल इंक्रीज हो जाएगा, और पूरा इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो सकता है। अब इंडिया में 1947 से 1998 के बीच माइनिंग की वजह से 25 लाख लोगों को डिस्प्लेस किया जा चुका है, लेकिन कोल माइनिंग की वजह से 29 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। तो अब समझते हैं हासदेव जंगल के बारे में, और ये मामला क्यों वहाँ के सिर्फ ट्राइबल्स और वाइल्ड लाइफ के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है। पहली बार हासदेव अरांत फॉरेस्ट को 2007 में इंडियन गवर्नमेंट ने राजस्थान गवर्नमेंट को अलॉट किया था, एंड 2008 में राजस्थान की स्टेट ओन्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी RRVUNL ने गौतम अडानी के साथ एक जॉइंट वेंचर कंपनी फॉर्म की, जिसका नाम रखा पारसा केंते कोलरीज लिमिटेड। एंड इस जॉइंट वेंचर में गौतम अडानी ने 74% ओनरशिप ली। इवन दो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे स्टेट गवर्नमेंट को अलॉट किया था, इसकी माइनिंग ऑपरेशन और इससे निकलने वाले सभी रिसोर्सेज पर मेजॉरिटी कंट्रोल गौतम अडानी का हो गया था। अब इस पूरे मैटर में गौतम अडानी का क्या इन्वॉल्वमेंट है उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, लेकिन पहले एक बार समझते हैं कि गवर्नमेंट का क्या रोल है। 2010 में जब रमन सिंह गवर्नमेंट ने 1898 हेक्टेयर्स यानी ऑलमोस्ट 19 किलोमीटर के एरिया को पारसा ईस्ट केंते बेवेन कोल फील्ड में डाइवर्ट करके इसका अलॉटमेंट RRVUNL को किया, तो माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी PKCL को मिला। एंड 2011 में एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री के फॉरेस्ट पैनल ने कहा कि इस जंगल में अगर माइनिंग करी तो यहाँ पर जितने पेड़ काटने पड़ेंगे उससे क्लाइमेट पर काफी असर पड़ेगा और इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा। लेकिन फिर भी उस वक्त के एनवायरमेंट मिनिस्टर जयराम रमेश ने माइनिंग प्रोजेक्ट को अप्रूव किया। उनके इस डिसीजन को नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी NGT में चैलेंज किया गया और माइनिंग के काम को रोक दिया गया। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने NGT के ऑर्डर पर स्टे लगाया, जिससे माइनिंग फिर से शुरू हो गई, और ये मैटर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अब जयराम रमेश का कहना था कि जो कोल फील्ड है वो वाइल्ड लाइफ और ट्राइबल एरिया से दूर है और बायोडाइवर्सिटी पर ज्यादा असर ना पड़े, इसके लिए माइनिंग को 2 फेजेस में डिवाइड किया गया। पहले फेज में 762 हेक्टेयर्स को माइन करेंगे और सेकंड फेज में 1136 हेक्टेयर्स को। सुप्रीम कोर्ट और एनवायरमेंट मिनिस्टर जयराम रमेश के इस डिसीजन को NGT ने एंथ्रोपोसेंट्रिक बताया था। एंथ्रोपोसेंट्रिक वो लोग होते हैं जिनको ये लगता है कि ह्यूमंस पूरे नेचर और इकोसिस्टम की सबसे इंपॉर्टेंट लिविंग बीइंग है, एंड किसी भी डेवलपमेंट के नाम पर नेचर से छेड़छाड़ करने को जस्टिफाइड मानते हैं। एंड इसी के बाद यहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू हुए, और अप्रैल
साल 2013 में राजस्थान बोर्ड ने 450 मिलियन टन कोल को माइन करने की परमिशन अडानी एंटरप्राइज की सब्सिडरी अडानी माइंस को दी। एंड अडानी ग्रुप ने 2015 में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ एमओयू किया, जिसमें अडानी ग्रुप ने 25,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का प्रॉमिस किया, जिसमें मेजरली 2 प्रोजेक्ट्स होंगे। एक होगा कोल टू पॉली जनरेशन यानी सीटीपी और दूसरा होगा राइस ब्रांड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट। कोल टू पॉली जनरेशन को एक थर्मल पावर प्लांट की तरह मान लीजिए, जो ट्रेडिशनल पावर प्लांट से ज्यादा एफिशिएंट होगा और कम कार्बन एमिशन करेगा। छत्तीसगढ़ के लोग बीजेपी सरकार से काफी नाराज हुए कि उन्होंने माइनिंग को नहीं रोका, बल्कि एक और पावर प्लांट का प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया। और 2018 के इलेक्शंस में जब रिजल्ट्स आए, तब कांग्रेस पहली बार छत्तीसगढ़ में पावर में आई और भूपेश बघेल नए सीएम बने। एंड इवन दो भूपेश बघेल गवर्नमेंट ने सेंटर को काफी बार ये रिक्वेस्ट करी कि जो 9 और ब्लॉक्स की ऑक्शन चल रही है उसे रोक दिया जाए, क्योंकि इससे 24 अलग अलग गांव के लोगों की लाइफ पर असर पड़ेगा। लेकिन जब सेंटर ने एक्सेप्ट नहीं किया, तब छत्तीसगढ़ असेंबली में जुलाई 2022 में डिसीजन लिया गया कि माइनिंग को रोक दिया जाएगा। लेकिन लोगों के लिए कुछ नहीं बदला, क्योंकि सोर्सेज के हिसाब से सिर्फ 2022 में 41 हेक्टेयर्स पर पेड़ गिराए गए थे और 2023 नवंबर तक 93 हेक्टेयर्स के डिफॉरेस्टेशन की क्लियरेंस गवर्नमेंट दे चुकी है। और फिर आए 2023 के इलेक्शंस। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी ये लिखा था कि गलती कांग्रेस सरकार की है, जिसने माइनिंग पर परमिशन दी, और अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो वो ध्यान रखेंगे कि क्लाइमेट के साथ कोई भी छेड़छाड़ ना हो। एंड वो एक स्पेशल रिजर्व जोन भी बनवाएंगे जो वाइल्ड लाइफ एलिफेंट्स के लिए होगा। अब इसके बाद इलेक्शंस में बीजेपी जीत जाती है और विष्णु देव साय, जो एक ट्राइबल लीडर है, वो सीएम बने। लोगों को लगा कि क्योंकि एक सीएम अब एक ट्राइबल लीडर है, वो हासदेव की ट्राइब्स की सुनेंगे और माइनिंग नहीं होने देंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा, क्योंकि जैसे ही बीजेपी सरकार आई, वापस माइनिंग का काम शुरू हो चुका है। अब आप लोग इसको समझ रहे हैं कि दोनों पार्टी सिर्फ एक दूसरे पर उंगली उठा रही हैं, लेकिन एक्चुअल सॉल्यूशन कोई निकाल नहीं रहा। अब जैसा मैंने आपको बताया कि अडानी एंटरप्राइज के पास राजस्थान गवर्नमेंट के साथ जो जॉइंट वेंचर हुआ था, उसमें 74% स्टेक था। एंड इस वजह से हासदेव कोल फील्ड पर माइनिंग सिर्फ अडानी ग्रुप कर सकते थे। ये जॉइंट वेंचर काफी कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि इसमें गौतम अडानी को माइन से निकलने वाले जो कोल रिजेक्ट्स हैं, उस पर भी पूरा कंट्रोल मिलता था। किसी भी कोल फील्ड पर जब माइनिंग होती है तो 2 तरह का कोल निकलता है, वॉश्ड कोल और कोल रिजेक्ट्स। वॉश्ड कोल ज्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है और उसकी मार्केट प्राइस भी ज्यादा होती है। और थर्मल पावर प्लांट में वॉश्ड कोल से CO2 एमिशन कंपैरेटिवली कम होता है। और कोल रिजेक्ट्स लोअर क्वालिटी का प्रोडक्ट होता है, जिससे 65% ज्यादा पोल्यूशन होता है और कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और इसीलिए थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए नॉर्मली कोल रिजेक्ट्स को यूज नहीं किया जाता। और अगर आप कोल रिजेक्ट्स ही यूज कर रहे हो तो CTP प्रोजेक्ट्स भी CO2 एमिशन में कोई फर्क नहीं लाएंगे। लेकिन कोल रिजेक्ट्स को पहले इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में यूज करने की परमिशन नहीं होती थी। और 2020 में यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट प्रकाश जावड़ेकर के टेन्योर में इस रूल को चेंज किया गया और नए रूल के हिसाब से अब कोल रिजेक्ट्स भी थर्मल पावर प्लांट में यूज हो सकते हैं। स्क्रोल की एक रिपोर्ट के हिसाब से अडानी पावर को ये कोल रिजेक्ट्स मार्केट प्राइस से काफी कम दाम पर मिल रहे हैं, जिसका यूज राजस्थान के लिए नहीं, अडानी की 3 और पावर प्लांट्स में हो रहा है। अब नॉर्मली मार्केट में कोल रिजेक्ट्स की प्राइस काफी फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, बट मेरी रिसर्च के हिसाब से कोल रिजेक्ट 700 से 1000 रुपए पर मेट्रिक टन होती है। लेकिन अडानी एंटरप्राइज को ये कोल रिजेक्ट सिर्फ 450 रुपए पर मेट्रिक टन मिलता है। एंड इवन दो ये माइंस राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को अलॉट हुई थी, यहाँ से निकलने वाले कोल रिजेक्ट्स अडानी ग्रुप के दूसरे पावर प्लांट्स में जाने लगे, जिसका इस कोल फील्ड से कोई लेना देना नहीं था। इस पर भी काफी लोगों ने सवाल उठाए कि अगर कोल रिजेक्ट्स को यूज करना ही था तो राजस्थान की जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है उसको सप्लाई करने में यूज किया जाना चाहिए था, ना कि गौतम अडानी के पास। और ऐसा भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि कोल फील्ड को जरूरत से ज्यादा माइन किया गया है, जहां एस्टिमेट लगाया गया था कि जो 137 मिलियन मेट्रिक टन इस कोल फील्ड में है, वो अगले 15 सालों तक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड्स फुलफिल करेगा। लेकिन अब सिर्फ 10 सालों में वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। अब इसके मेजर 2 रीजंस हैं। सबसे पहला तो कि 50 मिलियन मेट्रिक टन इस कोल फील्ड में एक्सेसिबल नहीं है, और दूसरा माइनिंग स्पीड को इंक्रीज किया गया है। जहां हर साल 10 मिलियन मेट्रिक टन माइन करना था, वहीं अडानी ग्रुप 15 मिलियन मेट्रिक टन हर साल माइन कर रहा है। अब पूरे हासदेव आनंद कोल फील्ड में जो 23 ब्लॉक्स हैं, उसमें से 6 पर माइनिंग चल रही है, जिसमें से 4 पर माइनिंग अडानी ग्रुप कर रहा है, और अभी 9 ब्लॉक्स के ऑक्शन होना बाकी है। एंड अब फर्स्ट फेज की माइनिंग खत्म हो चुकी है और सेकंड फेज में माइनिंग शुरू होने वाली है। एंड माइनिंग कंटिन्यू करने के लिए इस रीजन में 5th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ग्राम सभा के सिग्नेचर लेना जरूरी है, जो कि वहां के ऑफिशियल्स बता रहे हैं कि लिए गए हैं। अब 5th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए किसी भी ट्राइबल एरिया को इवैक्यूएट करती है
या लैंड एरिया को इंक्रोच करती है तो लोकल ट्राइब्स की सहमति लेना जरूरी है। एंड इसके लिए हर स्टेट में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होता है जो ट्राइबल्स के इंटरेस्ट का ध्यान रखता है। एंड बिना ग्राम सभा की कंसेंट के किसी भी ट्राइबल एरिया में माइनिंग जैसी एक्टिविटीज नहीं की जा सकती। और लोकल ग्रुप्स का कहना है कि जिन ग्राम सभा मेंबर्स के सिग्नेचर गवर्नमेंट दिखा रही है वो लोग या तो एग्जिस्ट नहीं करते या फिर उनकी मौत हो चुकी है। एंड इसीलिए छत्तीसगढ़ की लोकल कम्युनिटीज ने प्रोटेस्ट शुरू किया, क्योंकि अगर माइनिंग और हुई तो इस रीजन में वाटर सप्लाई, एयर क्वालिटी और इकोलॉजिकल बैलेंस काफी हद तक खराब हो सकता है। जिसके बाद इन कम्युनिटीज ने हाई कोर्ट, एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट में माइनिंग अलाउ करने के डिसीजन को चैलेंज किया। काफी सारी संस्थाएं भी बनी जैसे हासदेव अरांध बचाओ संघर्ष समिति और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन जैसे एडवोकेसी ग्रुप्स इस माइनिंग के अगेंस्ट अपनी प्रोटेस्ट में आवाज उठा रहे हैं। एंड छत्तीसगढ़ के ट्राइबल लोगों ने 300 किलोमीटर की एक प्रोटेस्ट मार्च भी की, जहां लोगों ने नंगे पैर हासदेव से राजधानी रायपुर तक इन माइनिंग ऑपरेशंस के अगेंस्ट अपनी आवाज उठाई। एंड कांग्रेस के राहुल गांधी ने भी माइनिंग एक्टिविटी पर कहा था कि माइनिंग की वजह से लोकल कम्युनिटीज पर असर नहीं पड़ना चाहिए, इवन दो माइनिंग के लिए परमिशन तब दी गई थी जब कांग्रेस पार्टी पावर में थी। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के ट्राइबल्स के इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रही है। एंड इवन छत्तीसगढ़ असेंबली में 7 फरवरी को ऑपोजिशन ने आवाज उठाई एंड इस मैटर को फॉर्मर सीएम भूपेश बघेल ने बहुत सीरियस बताया। अब आगे हासदेव के जंगल का क्या होगा ये जान पाना बहुत ही मुश्किल है, बट अगर ऐसे ही माइनिंग चलती रही तो शायद वहाँ के लोगों की लाइफ्स पूरी तरह से खत्म हो सकती है। अब आजकल रिन्यूएबल एनर्जी के काफी सारे सोर्सेज हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। एंड यस, रिन्यूएबल एनर्जी पर पूरी तरह से डिपेंड नहीं कर सकते, बट स्टिल गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी इसी देश के लोग हैं। एंड इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत हम सबको है, लेकिन उसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट पर असर नहीं पड़ना चाहिए। एंड यही कंसर्न है हासदेव के लोगों का और क्लाइमेट एक्टिविस्ट का। कमजोर व्यक्ति कभी भी ताकतवर का सहारा नहीं बनता, बल्कि ताकतवर को कमजोर का सहारा बनना चाहिए। जिन एरियाज में डेवलपमेंट हो रही है उनके लिए ट्राइबल्स को पीछे छोड़ना सही नहीं होगा। देश तब आगे बढ़ेगा जब देश का हर नागरिक आगे बढ़ेगा। ट्राइबल्स को बेघर करके राजस्थान के घर में बल्ब जलाने को हम डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। एंड अगर कोल सीरियसली बहुत ज्यादा जरूरी है तो गवर्नमेंट को वहाँ के लोगों से बात करके एक डिसीजन लेना चाहिए, ना कि ये फेक सिग्नेचर्स वाले चीप ड्रामा करने चाहिए। इस जंगल के पेड़ों को काटने से और माइनिंग करने से लाखों लोगों के घर खराब होंगे। और नेचर सिर्फ इंसानों का नहीं होता, इसमें सभी जंगली जानवर, पहाड़, पेड़, नदियां सब होते हैं। तो अगर आप उन सब की लाइफ की वैल्यू नहीं कर रहे हो तो नेचर का बैकलैश शायद हम में से कोई भी नहीं देखना चाहेगा। एंड अक्सर आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर स्ट्रे डॉग्स और स्ट्रे कैट्स के सपोर्ट में सब बात करते हैं। गाय हमारी माता है ये सब बोलते हैं, लेकिन हासदेव के जंगल में रहने वाले हजारों जानवर और वहाँ के जो रीजन में रहने वाले लाखों लोगों की लाइफ जब खराब हो रही है तब कोई आवाज नहीं उठा रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले को कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा ही नहीं रहा है। सो आई रिक्वेस्ट कि आप सब इस मैटर पर अपनी आवाज उठाएं। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के और भी तरीके हैं, टाइम लगेगा, लेकिन हमें कोल पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो इंडियंस का फ्यूचर भी इस कोयले की तरह एकदम डार्क होगा। एंड हम सबका फ्यूचर डार्क ना हो इसलिए हमें सवाल पूछने होंगे। पास्ट को छोड़कर प्रेजेंट से सवाल पूछो अपने फ्यूचर के लिए। एंड इसलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया ताकि यहाँ हम वो सवाल पूछ सकें जो हमारे न्यूज चैनल्स नहीं पूछ रहे। तो अगर आप लोग मेरी बातों से सहमत हो तो वीडियो के कमेंट्स में #SaveHasdev जरूर लिख देना और हम मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में।